This call is now being recorded. This call is now taking notes. इस पर सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। तो भाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच संजय गवंडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी को इतनी उन्नति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद में चरक संहिता के आधार पर जो हमारे चरक वन
किताब है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें सामान्य विशेष, तो जो ये कंसेप्ट है आयुर्वेद के 6 घटक हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग उसको शेयर कर दे रहे हैं और फिर हम लोग इस पर वार्ता करते हैं। शेयर हो रहा ना? तो आयुर्वेद में 6 घटक की बात चर्चा है। हम लोगों ने देखा था 3 सूत्र, तो 3 सूत्र हो गए। हम लोगों ने देखा था प्रकृति और पुरुष, तो 2 हमारी सत्ताएं थी। हमने देखा था कि जो 5 तत्व हैं, तो 5 हमारे पास तत्व आए, जिनको हम लोग महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत। फिर हम लोगों ने इसके अलावा 4 और द्रव्य की बात की, तो हमारे पास 9 द्रव्यों का टोटल कंसेप्ट है। खादिनी आत्मा, मन है, कालो उद्देश्य से द्रव्य संग्रह। तो ये द्रव्य संग्रह हमारे 9 आए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 6 घटक आयुर्वेद के हैं। अब 6 घटक क्या है? उन्होंने कहा द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है और समवाय। तो हम लोगों ने चर्चा कल किया था द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय की। अब हम लोग सामान्य विशेष की चर्चा कर रहे हैं। तो अब इसका सूत्र क्या है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषच्च प्रवृत्ति उभयस्तु। दोनों की प्रवृत्ति क्या है? कैसे कह रहे हैं कि सभी भावों में, सर्वदा माने सदैव, सर्वभाव माने सभी भावों में। भाव क्या है? यही तो है द्रव्य, गुण, कर्म, यही के तो है, इन्हीं के भाव होगा ना। तो सब सर्वदा माने सभी, हमेशा, सदैव, सर्वभावानाम सभी भावों में, सामान्य, सामान्य वृद्धि का कारण होता है। अगर सामान्य होगा तो वो वृद्धि कर देगा। सामान्य की विशेषता यह है कि वो वृद्धि का कारक होगा, तो वृद्धि का कारण होगा। और अगर ह्रास है, अगर ह्रास करना हो, आपको उस भाव में कमी करना हो, तो विशेष का प्रयोग करना पड़ेगा। यह दोनों की प्रवृत्ति ही, ये भेष माने दोनों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। अब इसका अर्थ आगे आगे और पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे एक दूसरा इनका और श्लोक है, वो भी हम लोग अध्ययन कर लें कि सामान्य मेकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्यार्ता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य, विपर्य नहीं है, विपर्य, विपा है, वो शाना होगा, पा है। तो सामान्य, सामान्यम एकत्व कर्म, सामान्य क्या है? एक करता है, मिलाता है, ऐड करता है। विशेषतु, विशेष क्या करता है? पृथकत्व, पृथकत्व मतलब पृथक करता है। तो ये सामान्य का गुण है कि वो एक करता है और विशेष उसको अलग अलग करता है। तुल्यार्ता ही सामान्य, अगर सामान्य होगा तो वो तुल्यार्थ हो जाएगा, उसी रूप में हो जाएगा। और अगर आप विशेष की बात करेंगे तो विपरीत होगा। तो सामान्य भाव जो होगा वो सामान्य के रूप में हो जाएगा, और विशेष वाला जो हो जाएगा वो विपरीत, भिन्न वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि मान लीजिए कोई अगर, पहले तो हम इसको समझ लें कि ये सामान्य विशेष है क्या, आगे समझेंगे। सामान्य विशेष की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो समाज के या पूरे संसार के गतिविधियों को ठीक से समझने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको जानने के लिए की गई। कैसे? सब हम में से प्रत्येक व्यक्ति विशेष है, सबके अपने द्रव्य हैं, सब अपना द्रव्य है, हम भी द्रव्य हैं, आप भी द्रव्य हैं, सब भी हैं, सब द्रव्य हैं, सबके गुण अलग अलग हैं, सबके कर्म भले सामान्य कर्म एक है कि चलना उठना, लेकिन कुछ कर्म विशेष होंगे जो सबके अलग अलग हैं। तो द्रव्य अलग अलग हैं, हम भी अलग हैं, आप अलग हैं, गुण अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं। तो इसलिए सब विशेष है, कोई सामान्य नहीं।
यानी सबके गुण के अनुरूप उनकी सबकी कोई पहचान है। कोई बहुत तेज चलता है, कोई बहुत धीमा चलता है, कोई सत्यवादी है, कोई सत्यवादी नहीं है, कोई उदारवादी है, कोई उदारवादी नहीं है, कोई सहायता के लिए प्रस्तुत है, कोई सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है, कोई पढ़ना चाहता, कोई नहीं चाहता। ये सब ऐसे गुण हैं जो सब में है। अब इनके लिए क्या हुआ, इनके लिए एक व्यवस्था खोजी गई जो सामान्य और विशेष के भाव की थी, कि यदि हम पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में चीजों को समझना चाहते हैं तो हमको ये एक कंसेप्ट देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देंगे तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैसे कहेंगे कि वृक्ष हमसे अलग है, हम कैसे कहेंगे, क्योंकि सब वो भी विशेष है, सब सारे विशेष है। तो इसलिए उन सबको कैलकुलेशन की दृष्टि से, उनको जानने की दृष्टि से, उनको बहुत बेहतर, संसार को बेहतर बनाने की, क्योंकि उसको संसार को चलाना भी है, तो उस संसार के चलाने के लिए एक विचार आया कि यदि हम पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं कहें तो जो कुछ विशेषता, कुछ कुछ सामान्य, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ गुण एक मिल रहे होंगे तो उनको सामान्य की श्रेणी में देंगे। तो ऐसे जिनको जो चल रहे थे उनको एक श्रेणी में दिया गया, तो कह दिया गया कि ये वृक्ष हैं और ये हमारे पशु पक्षी हैं, मूवमेंट वाले हैं। फिर इनमें और बात आई तो उन्होंने कहा कि जो चार पैरों से चलने वाले हैं इनको हम लोग पशु कह देंगे, और हम लोग कह देंगे तो पाए, और दो पैरों से चलने वालों को मनुष्य कह देंगे। फिर उनका दो मनुष्य में, उनका मनुष्य में भी कुछ चीजें गुण मिल रहे होंगे, उन गुणों के आधार पर हम नारी और पुरुष कह देंगे। इस तरह करते चले गए ताकि सामान्य और विशेष की अवधारणा से हम कैलकुलेशन हमारा संभव हो गया। हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितने वृक्ष हैं, हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितने जो है आम के वृक्ष हैं, कितने पीपल के वृक्ष हैं, कितने पाकड़ के वृक्ष हैं, कितने अमरूद के वृक्ष हैं, कितने हमारे सिंह हैं, शेर हैं, कितने हमारे गीदड़ हैं, कितने हमारे कुत्ते हैं, कितने हमारे बिल्लियां हैं, कितने हम पुरुष हैं, कितने हमारे नारी हैं, कितने पुरुष। ये अवधारणा इससे पैदा हुई। अब गेहूं, अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि गेहूं में मान लीजिए आपने आया और गेहूं ही मिला दिया, तो क्या उसको जानना या दोबारा आप उसको निकाल करके बता सकते हैं कि कौन सा गेहूं डाला था? क्योंकि सब तो सामान्य है, सब एक ही तरह के हैं, इसलिए उनको सामान्य वो मिल गए, तो वो इनका एकत्व कर दिया, उनको मिला लिया अपने में और वो एक हो गए। उसी तरह सभी भावों में सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, वृद्धि क्या कारण होगा? अब पहले 1 किलो था, अब वो 2 किलो हो गया। अब नहीं कह सकते कि कौन सा गेहूं हमारे हम लाए थे और कौन सा गेहूं पहले से पड़ा हुआ था। लेकिन यदि गेहूं के उसमें हम लोग चना डाल दें तो चना तो अलग है, चना का भाव अलग है, चना का गुण अलग है, गेहूं का गुण अलग है। तो इन दोनों के गुणों में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो शायद हम दोबारा जब निकालना हो तो हम गेहूं और चना को अलग अलग कर सकते हैं। आकार अलग है, गुण अलग है, सारी चीजें अलग है, तो उनको वो विशेष है, वो अलग अपने में काउंट नहीं कर पा रहा है, वो अलग अलग उसको कर सकते हैं। उसी तरह 4 पुरुष हैं, एक पुरुष और ऐड हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा सामान्य है वो हमने वृद्धि कर दिया, अब 4 की जगह 5 हो गए। लेकिन यदि 4 पुरुष हैं और एक नारी आ गई तो हम नहीं कह सकते कि 5 हो गए, हम लोग कह सकते हैं कि 4 पुरुष है और एक नारी है। तो एक अलग है, विशेष के रूप में है, विशेषत्व विपर्य, वो विपरीत भाव वाली है, इसलिए उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है सामान्य और विशेष का। इसकी अवधारणा धीरे धीरे करके सारे चीजों में आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चल के और आगे चल रहे हैं। सामान्य, देखिए द्रव्यों के 20 वैशेषिक गुण हैं। अब सामान्य गुण पहले समझ लीजिए। सामान्य गुण क्या है? सामान्य गुण द्रव्यों के सभी में ये होगा, लेकिन कुछ में ये सामान्य भी अलग से होंगे। कैसे? युक्ति उपाय है, पर दूर है,
संयोग माने जोड़ना, संख्या माने आवृत्ति, अभ्यास का मतलब प्रयास करना, पृथकत्व यानी अलग करना, अपर माने पास, विभाग माने तोड़ना, परिमाप नाप मात्रा संस्कार। ये हमने कहा युक्ति, पर अपर, और हमने कहा संयोग, विभाग, पृथकत्व, फिर हमने कहा परिमाप, संख्या, परिमाप, परिमाप फिर संख्या, फिर अभ्यास, फिर संस्कार, फिर पर अपर। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये सामान्य गुण है, सब में है, लेकिन इनमें भी हम अगर करना चाहें तो हम इसमें भी अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इनको अलग अलग जो हमारे द्रव्य हैं उनसे अलग अलग जोड़ दिया गया। हमारे पास 10 ये भाव हैं और हमारे 10 क्या है? 10 द्रव्य हैं। तो 10 द्रव्यों पर हम लोग 10 द्रव्य हैं और 10 हमारे ये हैं, तो हम इनको एक एक करके हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, उनके साथ जोड़ दिया विशेष रूप से। ये नहीं, सभी द्रव्यों में जितने भी द्रव्य हैं ये सामान्य गुण हैं, सब में होंगे, लेकिन हमने कुछ विशेष को, कुछ द्रव्यों को उनके इन द्रव्यों के सामान्य गुण के साथ अधिक, इसमें अधिक होगा ये हम करके दिए। जैसे संयोग माने जोड़ना, तो जल का गुण हमारा वहां जोड़ने वाला है, तो हमने जड़ के साथ जल के साथ हमने संयोग जोड़ दिया। फिर हमने कहा विभाग, पृथकत्व, संयोग, पृथकत्व। हमने कहा पृथकत्व माने क्या हुआ? पृथकत्व को हमने कहा क्या पृथकत्व है? पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है यहां से। पृथक माने एक जो आपके पास थी अब वो आपके पास नहीं है, वो उस जगह से दूर जा रहा है, ये पृथकत्व है। तो पृथकत्व माने क्या हुआ? पृथकत्व का अर्थ ये हुआ कि जैसे वायु क्या करती है, वायु एक हवा बहा ले जाती है, कोई चीज है इसको अलग कर दिया। तो पृथकत्व माने जो चीज एक दोनों गुणों को, तो अलग अलग गुण वाले चीजों को अलग कर दे, वो पृथकत्व है। तो वायु में ये चीजें कही गई है कि वायु ब्रेक कर देता है, वायु ब्रेक करता है, पत्थरों को तोड़ देता है, सबको कर देता है। तो ये वायु का जो गुण था, तो वायु के साथ पृथकत्व जोड़ दिया गया। विभाग, विभाग माने क्या हुआ? जैसे विभाग का एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे आप कोई दवा लेने जाएं और आपको 100 ग्राम कोई चीज मिले पुड़िया में, और वो आपको चूर्ण के रूप में हो, और ये कहा जाए कि आप इसके 60 पुड़िया बना लीजिए, तो विभाग माने क्या हुआ? जो आपने 60 पुड़िया बनाई उनमें वही गुण है, उस दवा में वही गुण है जो पूरे वाले में है, जो 100 ग्राम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभाग में वही चीज, कोई गुण परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वही द्रव्य है और वही गुण है, केवल अलग अलग खानों में बट गया और कई भागों में बट गया है, इसलिए विभाग इसको कहते हैं। तो इसको जोड़ा गया अग्नि के साथ, अग्नि यही काम करती है, अग्नि ब्रेक कर देती है, तो अग्नि के साथ जोड़ा गया। अब आगे चलिए, फिर वायु, अग्नि, अब जल हो गया, वायु ने जल, और फिर आपका आया पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या हुआ कि पृथ्वी में हमारा परिमाप, पृथ्वी को हम जोड़ते हैं कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना हम जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, किसका इसका जो है, और कितना यहाँ से वहां की दूरी है। तो ये जो नाप करते हैं पैमाना, इससे परिमाप से हम लोगों ने जोड़ा किसको? पृथ्वी को जोड़ दिए। फिर संख्या की बात आई, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर आता है जाड़ा, फिर आएगा, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगा, फिर जाड़ा आएगा, इस तरह करते ये पूरा कंटिन्यूटी है। तो हमने देखा कि ये बार बार आती है और ये सूचना दे रही है हमको नर्वस सिस्टम से, जो हम लोग काल के साथ रखे हुए ना, ये काल, तो काल की जो बता रही है काल के बारे में, वो है संख्या। तो काल को हम लोग संख्या में कि 12 महीने, 7 दिन, और ये सब इनमें 365 दिन, इन सब के बारे में हम लोग बताते हैं। तो संख्या के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया काल को। अब आया अभ्यास। अभ्यास माने क्या हुआ कि यदि हम कोई चीज लगातार करते हैं तो वो हमारा अभ्यास हो जाता है। हम पढ़ने के लिए
समझते हैं कि सवेरे उठे और उठने के बाद हमने ब्रश किया, उसके बाद नहा धो करके हम पढ़ने बैठ गए, ये हमारा अभ्यास हो गया। फिर हमें कोई हमको कॉलेज जाना है तो हम कॉलेज चले गए, तो वो हमारा टाइम तय हो गया। वहां से लौट के आए 4 बजे आए, फिर नाश्ता किया, ये किया, फिर चलने घूमने टहलने खेलने कूदने जहाँ भी जा रहे, तो यानी ये हमने अभ्यास किया, तो ये अभ्यास हो गया। इसको हम लोगों ने जोड़ा किससे? दिशा से। दिशा मैंने मूवमेंट, हम जाते हैं मूवमेंट करते हैं, वहां से लौट के आते हैं, तो ये हमारा उससे अभ्यास को दिशा से जोड़ दिया गया। फिर संस्कार, संस्कार का अर्थ जो है, थोड़ा समझ लीजिए कि संस्कार का अर्थ क्या है। देखिए कि हम लोगों ने अभ्यास में और संस्कार में अंतर समझिए। हम लोग कोई कार्य बार बार कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो वो हमारा अभ्यास है, उसको तो हम अभ्यास कहते हैं कि हमारा अभ्यास है। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार ये है कि यदि जो आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने से कुछ और एडिशनल गुणों की सृष्टि हो जाए आपके अंदर, कुछ एडिशनल गुण आ जाए, कुछ अच्छे गुण आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं संस्कार। गुणाग्रज हो जाए, गुणों की वृद्धि हो जाए आप में, तो वो उनको संस्कार कहते हैं। अब बचा केवल 3 बच गए, एक पर और अपर और एक युक्ति। तो पर अपर का कंसेप्ट है, पर और अपर दोनों का अर्थ एक ही है। पर का अर्थ भी अपर है, अपर का अर्थ भी पर है, दोनों एक ग्रुप में यूज होते हैं। पर के पर्यायवाची ग्रुप में अपर पा जाएंगे, अपर के पर्यायवाची ग्रुप में पर पा जाएंगे। लेकिन यहाँ जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल समझिए। अपर माने, पर माने दूर, पराया। अपर माने जो आपके करीब है, पर माने दूर, अपर माने करीब। तो सबसे करीब क्या है? हमारी आत्मा, तो हमारे अंदर है, तो हमने आत्मा के साथ जोड़ दिया अपर को, और पर के साथ जोड़ दिया हमने तम को। क्यों? उससे हम अलग हो चुके हैं। तम से हम आए, हमारी सृष्टि हुई तम से, और तम से हम दूर हो गए, और आत्मा हमारे साथ है। तो अपर जो है आत्मा के लिए, और पर आपका तम के लिए यूज हुआ। युक्ति, युक्ति उपाय जो है ये आकाश के साथ जोड़ा, एक ही बचा था आकाश, तो उसको युक्ति के साथ जोड़ दिया गया। इसको जानने का या इसको इंटरप्रेट करने का कोई इंटरप्रिटेशन बहुत सामान्य रूप से नहीं मिल रहा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, इसलिए हम लोग नहीं बता पा रहे। हम तो नहीं बता पा रहे हैं, कहीं से मालूम हो जाए आपको तो हमको बताइएगा कि युक्ति को आकाश के साथ क्यों रखा गया। युक्ति माने होता है कि कोई भी क्रिया करने के लिए आप कुछ निर्दिष्ट मापदंडों का प्रयोग करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड चीजों का प्रयोग करेंगे, वही आपका युक्ति है। तो जैसे हमको ये अगर मालूम हो जाए कि हमको अग्नि को, आपके अंदर शरीर में अग्नि है और हमको स्टमक में अग्नि है, तो हम स्टमक के मेरिडियन में जा करके और कहेंगे 2 3 सिजेर 1 4 टोन। तो हम ये हम इसको युक्ति हम कहेंगे, ये हमको युक्ति है। तो ऐसी चीजें हमको चूंकि है, तो ये इस पर आकाश के साथ जोड़ा गया है, बस ये समझ लीजिए। अब ऊपर आइए, गुरु, लघु, सूक्ष्म, स्थूल, रुक्ष, स्निग्ध, खर, श्लक्ष, सर, स्थिर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, उष्ण, शीत, तीक्ष्ण, मंद, द्रव, शांत, ये हमारे 20 हैं। तो इसका जो मूल वो है सूक्त है, वो है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि अप्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेषित मुच्यते। वो सार्था, सा अर्था माने विषयों के सहित, सार्था गुरुवादी, गुरुवादी, गुरु यही गुरुवादी, गुरुवादियो बुद्धि, बुद्धि, सार्था गुरुवादियो, ये गुरुवादी जितने हैं ये, और बुद्धि है। और बुद्धि में आपको ज्ञान आता है, स्मृति आती है, चेतना आती है, अहंकार भी उसमें आ जाता है। गुरुवादो बुद्धि प्रयत्नांता परादय, प्रयत्न
तो प्रयत्न पे जो अंत हो रहा हो, ऐसे है आपके पास क्या आएगा, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। पूरे इन वैशेषिक गुणों के अलावा भी अन्य गुण हैं जो आपके आयुर्वेद में वर्णित है। वो कह रहे हैं कि सार्था गुरुवादय बुद्धि प्रयत्नांता परादय। प्रयत्न में जो परादय माने पर अपर, ये वाला नीचे वाला 10 सामान्य गुण, ये वाला परादय माने पर अपर, ये वाला पर आदि। तो सार्था गुरुवादियों, सा अर्था मतलब विषयों के साथ शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही विषय है, उनके साथ गुरुवादियों, गुरुवादी, ये गुरुवादियों यहाँ से 20 है, ये 20। और फिर बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान, स्मृति, चेतना, अहंकार। ज्ञान, धैर्य, स्मृति, चेतना, अहंकार, ये सब 4-5 उसमें आ गए। और फिर 5 आ गए किसमें, उनमें आप क्या, प्रयत्न पे जो सब खत्म हो रहा हो, प्रयत्न पे खत्म होगा, द्वेष, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, 5 इतने मिला करके, और फिर परादय को मिला करके, इन सबको मिला करके आपके, इन्हें गुणा प्रोक्ता, इनको गुण बोलते हैं। मानसिक गुण हो सकते हैं तो वो गुण बोलते हैं। तो अब वहां से निकला है, तो अब आप इसको याद करने का आप तरीका जान लीजिए। हमने अपने इसमें ऑनलाइन सेमेस्टर 2 की जो ग्रुप है उसमें लिखा हुआ है, गुरु सर शीत मंद मृदु पिछल जान सुजान और खर द्रव स्निग्ध सहित है सूक्ष्म गुणों की खान। लघु कठोर स्थूल है सूक्ष्म, रुक्ष है शान और तीक्ष्ण, सांद्र है उष्ण, सब स्थिर विशद समान। ये 20 है। तो इनको आप लोग भी अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ऐसे ही आपको याद करेंगे। ये आपकी गुण है, इन्हीं गुणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य विशेष तो हो गया। अब देखिए गुरु और लघु। अब हम लोग इसको ये समझे कि ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है, आयुर्वेद का कंसेप्ट है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा होती थी, ठीक। तो वो चिकित्सा 20 वैशेषिक गुणों की व्याख्या हम लोग करेंगे। तो यह जो गुरु और लघु है, ये भाव को प्रकट करते हैं। यानी गुरु भाव से और लघु भाव से हमारे शरीर का स्थूलपन और हमारे शरीर की लघुता प्रदर्शित होगी, ठीक। दोनों अर्थ है। हम लोग जब लघु की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आकाश लघु है, तो हम ये भी कहते हैं कि आकाश वाले लघु, आकाश वाले जो व्यक्ति होंगे या जो द्रव्य होंगे वो लघु होंगे, वो गुरु नहीं होंगे। जो पृथ्वी वाले होंगे वो गुरु होंगे। उसी तरह आकाश सूक्ष्म होने के नाते स्पेस कैविटी हर जगह मिल जाएगी आपको। इस तरह इंटरप्रेट करते हैं उस सारी चीजों को। तो गुरु और लघु क्या है कि मूल्यांकन उसके हल्केपन, गुरुता के आधार। आप हार्मोन्स, एंजाइम्स छोटे छोटे होते हैं, हार्मोन तो बहुत कम होता है। वो क्वांटिटी, भोजन तो हम लोग खाते हैं 1 किलो, भाई आप लोग, हमारा 1.5 लीटर का वो है, तो यानी 1.5 लीटर हम लोग खा लेते हैं ना। तो यानी हम, ये तो हम लोग इतने में बनता कितना है, रस तो बहुत कम बनता है। फिर रस से रक्त बनने में फिर प्रोसेस, सारी प्रोसेस, यानी लेकिन हार्मोन्स की संख्या जो है नैनो, जो क्या कहते हैं, नैनोग्राम या नैनोग्राम नहीं, पाइकोग्राम, पाइकोग्राम में आप उसकी कैलकुलेशन होती है। यानी बहुत बहुत कम। और वो लेकिन प्रभाव कितना देता है, वो पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। हार्मोन्स, हार्मोन थोड़ा सा निकला ग्लैंड से, किसी पिट्यूटरी ग्लैंड किसी से, और उसने पूरे शरीर को प्रभावित कर दिया, ये समझिए। यानी हल्केपन गुरुता के आधार पर किया जाना चाहिए। जो द्रव्य मोटे हैं वो, उन्हें क्या कह सकते हैं हम, उनको भारी कहेंगे। पतले हैं, हल्के होंगे, तो वो लघु होंगे। और जो होंगे उसी तरह, जो चीनी का, जैसे इन्होंने कहा कि चीनी का दाना और काली मिर्च, उतना ही ग्राम काली मिर्च और उतना ही ग्राम आप वो खाइए,
तो दोनों में अंतर हो जाएगा। तो कोई कितना गर्म है, कोई कितना ठंडा है, ये उसके गुणों के आधार पर हो रहा है। इसलिए हम लोग उसको भारी और हल्के, इसमें सोचो कि वजन में भारी हल्के में नहीं है। हल्के भारी कंसेप्ट ये है कि वो उसको कितना वो गुण करता है। गुण भोजन द्रव्य के सेवन से क्या है, शरीर जो गुण भोजन वाले होंगे उनको सेवन करेंगे तो आपको मोटापन आएगा। अगर हल्के से करेंगे, उसी तरह आप देखिए, आप मूवमेंट करिए तो मूवमेंट माने वायु के संपर्क में रह रहे हैं तो वायु की तरह हल्के हो जाएंगे, और आप न करिए तो आप पृथ्वी की तरह मोटे हो जाएंगे। आप मूवमेंट मत करिए, स्थिर हो जाइए तो मंद हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, लेटे रहिए तो आप खाना खाइए, लेटे रहिए तो आपको नेचुरली आप मोटे हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, इस रूप में हम लोग पूरा देखना चाहिए। प्लस ये मानिए, परिवार में जो गुरु है, जो परिवार में श्रेष्ठ है वो गुरु है, जो छोटा है वो लघु है। उसी तरह लघु जो गुरु क्या है, मैं तो उसके अगर लघु है, लघुता है तो बुद्धि भी उसकी, कहते हैं नहीं बुद्धि जल्दी समझ में आ जाती है, तो लघु बुद्धि है या छोटी बुद्धि है, तो छोटी बुद्धि भी हम लोग कह देते हैं। और कहें अकल भरी बड़ी की भैंस, ये भी कंसेप्ट है। ये सारी चीजें हैं, ये बताती हैं कि जो लघुता का क्रिएट करे वो लघु है, और जो गुरुता क्रिएट करे वो गुरु। भोजन के द्रव्यों के सर और स्थिर, तो सर माने चल, सर माने बहुत सर, ये सर शब्द है, कभी बहुत सर है मतलब बहुत तेज चलता है, चलने का है। और स्थिर तो एक में मोशन होगा, और इसको हम लोग द्रव्य में देखेंगे ना, किसी मोशन होगा और कोई स्टेबिलिटी के लिए होगी। तो दोनों के लिए हम लोग पहचान हमको करना पड़ेगा कि जहां इसको शरीर में बहुत जगह देखेंगे आप कि अगर किसी द्रव्य के प्रयोग करने से और आप में चपलता आती है, तेजी आती है, तो वो सर द्रव्य है, और जिससे स्थिरता आती है वो स्थिर द्रव्य है। उसी तरह जो हमारे शरीर में मूवमेंट है, जहां मूवमेंट चाहिए वहां होना चाहिए, जहां मूवमेंट न चाहिए नहीं होना चाहिए। सर हमारा हिलना नहीं चाहिए, गर्दन अगर हिलने लगे तो हम कैसे सोच पाएंगे। तो कहते नहीं भाई मेरा सर चकरा रहा है, तो इसका मतलब चक्कर खा रहा है, तो चक्कर खा रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो यानी अगर हम कोई ऐसा द्रव्य खोज लें जिसमें मूवमेंट है, और उसको मूवमेंट को हमको क्या करना, वायु में मूवमेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्थिर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को, बोलिए, पृथ्वी को शीतल शीतल बात सोफिया। हाँ सर, पृथ्वी। अगर कोई सर चक्कर खा रहा है तो मूवमेंट कर रहा है, तो वायु है ये। और अगर इसको रोकना है तो हमारे पास कोई रोकने वाला कोई द्रव्य है, स्थिर कर दे, पृथ्वी को स्थिर करना है ना सर। हाँ, पृथ्वी स्थिर नहीं, आपके सर को स्थिर करना है। तो सर अगर मूवमेंट कर रहा है तो यानी सर में वायु अधिक है, यही तो इसका अर्थ हुआ। वायु का गुण क्या है, मूवमेंट। वायु तेजी से चलती है ना, हाँ सर। तो मूवमेंट है, तो वायु की वजह से मूवमेंट कर रहा है वो। अब उसको रोकना है तो वायु को कम करना पड़ेगा और पृथ्वी को बढ़ाना पड़ेगा हमको, सामान्य। यस सर, सॉरी सर। यस सर, ऐसे हम लोग समझना है कि हम लोग ऐसे करेंगे तो हम अपने को ये ऐसे समझने लगेंगे। फिर कोई रक्त संचार की गति धीमी है कि तेज है, उसके आधार पर हम चल और स्थिर करेंगे। उल्टी दस्त हो रही तो यार मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट को रोकना है हमको अगर मूवमेंट ऊपर की हो रहा है तो मूवमेंट को रोकना है हमको, और हमको स्थिर बनाना है। ऐसे इस आधार पर हम लोग तय करेंगे, ठीक है। आप लेटा हुआ कोई आदमी हो तो उसको स्थिर रहना चाहिए, अगर मूवमेंट करे तो बेहतर है। आगे चलते हैं। शीत अनुष्ण, शीतलता और उष्णता। शीतलता में क्या है, जल का शीतल है, जल शीतल है, और उष्ण क्या है, अग्नि। तो यानी हमारे अंदर, शरीर के अंदर अग्नि भी है, हमारे शरीर के अंदर जल भी है, और इनके कॉम्बिनेशन में हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है। चाइनीज भी कहते हैं ट्रिपल वार्मर, चाइनीज भी तो कह रहे हैं ट्रिपल वार्मर,
तो हम वही तरह शीत और उष्ण हमारे यही नहीं है, हमारे अम्लीय और एल्कलाइन वाले भी वो भी शीत और उष्ण है। यानी अम्लीय होगा तो वो उष्ण होगा और अगर एल्कलाइन होगा तो वो शीत होगा, ये माना जाता है। हार्मोन एंजाइम ये क्या है, उष्ण है, ठीक है। और कुछ हमारे पास तमाम सिक्रेशंस है बॉडी के जो उनको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो एल्कलाइन है या हमारे एल्कलाइन है या एसिडिक है। तो उनके आधार पर हम क्षारीय और एल्कलाइन दोनों की तुलना करके शरीर में गर्मी और सर्दी का कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कोई शरीर बहुत गर्म हो जाए, गर्म मीन्स उसमें एसिडिटी बढ़ जाए, तो एसिडिक माने गर्मी बढ़ी हुई है, तो उष्ण हो गया तो उसको हमको शीतलता देनी पड़ेगी। ऐसे हम लोग को बनाएंगे ना। उसी तरह देखिए तमाम लिखिए कैविटी, आमाशय से स्रावित होने वाले श्राव उष्ण कहलाते हैं। क्यों? HCl है, वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जठराग्नि है, उसका पीएच होता है 1.2 पीएच और 7 pH में। तो और हमको बॉडी चाहिए नॉर्मली एल्कलाइन, क्योंकि उसी में हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स फंक्शन करते हैं 8 पर, लगभग 8 पर, ठीक है। उसी तरह देखिए अब हम लोग पराभौतिक में भी देखें, कोई बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या है, गुस्सैल आदमी क्या होगा, उष्ण होगा ना, गर्म मिजाज का होगा। और जो शीतलता, दोनों चीजें हैं। आज के व्यवहार में अगर आप गए तो उनका बहुत ठंडा ठंडा आपको मिला, बोलते नहीं, बड़ा बड़े ठंडे ठंडे मिला, और दूसरे का बड़े गर्मजोशी से मिला, बहुत हाथ मिलाया और खड़ा हो गया और गर्मजोशी से मिला, तो वहां तो आपको संबंधों में चाहिए उष्णता। और लेकिन अगर गए आप और आपको बैठने को नहीं पूछा और कहा बताइए क्या काम है, तो शीतलता उसको कहेंगे, शीतलता व्यवहार में शीतलता हुई। तो ये दूसरी तरफ सोचिए, स्त्री और पुरुष, स्त्री मतलब पत्नी और पति के बीच में संबंध उष्णता का होना चाहिए, क्योंकि जब मिलन होगा तो उष्णता हो चाहिए। अगर मिलन में शीतलता है तो वो उचित नहीं है। लेकिन मदरली टच होता है वो शीतल वाला होता है, जो मदरली टच कहते हैं वो शीतल वाला है, बहन भाई के प्यार का शीतलता है। ये शीतलता उष्णता के आधार पर भी हम लोग पराभौतिक और भौतिक दोनों में करते हैं, ठीक है। चलिए, स्निग्ध और रुक्ष दोनों गुण क्या है, भौतिक पराभौतिक क्या है। अब कैसे है, त्वचा का स्पर्श क्या है, कैसा होना चाहिए, स्निग्ध, कहते हैं बड़ी स्निग्ध त्वचा है। इसी एडवर्टाइजमेंट तमाम होता है, कह रहे भाई आपको त्वचा को आप स्निग्ध बनानी है तो ये ऑयल ले लीजिए, एलमंड ऑयल ले लीजिए, या ये क्रीम ले लीजिए, इस क्रीम से आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो ये स्निग्धता जो है वो बिल्कुल अच्छी त्वचा के लिए ये उपचार है। तो अब अगर यही रुक्ष हो जाए, रूखी हो जाए, तो हमको इसको उपचार करना पड़ेगा, तो रोग की सूचक हो जाएगी। रुक्ष कैरेक्टर किसका है, देखिए रुक्ष कैरेक्टर है वायु का। जाड़े में क्या होता है, आपकी त्वचा खुरदुरी उतनी स्निग्ध नहीं रहती, गर्मी में रहती है, लेकिन जाड़े में कहाँ रहती, जाड़े में आपको अगर वो आप वो नाखून से खींच दे तो एक लाइन बन जाती है, तो वो आपकी रुक्ष होती है। तो इस उसी तरह अभी आप बोलिए पराभौतिक, उसमें दो तरह के व्यक्ति होंगे, एक बहुत स्पष्ट वक्ता होगा, बोल देगा भाई देखिए आपका काम नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूं और इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा। और एक कहेगा नहीं नहीं आप बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेंगे, और आपको 15 दिन घुमाया और 16 दिन में कहा कि वो काम हुआ नहीं। तो आप वो चापलूस व्यक्ति होगा और वो दूसरा व्यक्ति होगा स्पष्ट वक्ता। यहां भी आपका स्निग्ध और रुक्ष है, ठीक है। तो अब उसी तरह बॉडी में, चिकित्सा में क्या है, चिकित्सा में पैरों में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से हमारे पैर जब चलते हैं तो कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन वही खट खट करने लगे तो लोग कहते हैं ना कि आएंगे पेशेंट और कहेंगे कि हमारे पैरों से खटखट की आवाज आ रही, यानी अंदर से जो
फ्लूइड था वो कम हो गया। तो फ्लूइड स्निग्ध जल का प्रतीक है ना, स्निग्ध गुण है जल का, इसलिए हो रही है। तो इस तरह हम लोग भी चिकनाहट और खुरदरापन को भी देख पाएंगे। तीव्र मंद, अब देखिए समझौतावादी व्यक्ति जो है फिसलने वाला नहीं कहेंगे, बल्कि जो अनकॉम्प्रोमाइज होगा वो खरता के, वही रुक्षता के कारण वो रुक्ष हड्डी में जो टेढ़ापन आता है इसी रुक्षता की वजह से रूखी हो जाती है वायु के कारण। तीव्र मंद, तीव्र मंद क्या है भाई, तेज और मंद दोनों चीज हो। तो तेज क्या कहलाते हैं, हमारे शरीर में अम्लीय जो होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, वो प्रतिक्रिया में बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। और जो क्षारीय होते हैं वो उनकी क्रिया मंद हो जाती है। तो ये उष्ण, तो उसी तरह से आप वहां देखिए उष्ण थे, आग्नेय थे, उष्ण वाले अग्नि थे, उष्ण वाले अग्नि थे, तो उष्ण वाले जो हॉट वाले होंगे वो तीव्र होंगे, और जो कोल्ड वाले होंगे वो मंद होंगे। कोल्ड जो है जल का, कोल्डनेस है, और जल का गुण क्या है, मंद। और तीक्ष्ण का है उष्ण, उष्ण का है अग्नि का, उष्ण भी है और तीक्ष्ण भी है, दोनों है। तो ये रसायन जो है जैव रसायन की उग्रता के कारण अगर उग्र हो गया तो आपके खुजली जलन हो जाएगी, खून बहने लगेगा। तो इसलिए ऐसे में अगर मान लीजिए कोई हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको त्वचा की मेरिडियन जहां भी होगी उसमें हमको अग्नि को घटाना पड़ेगा और जल को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ट्रीटमेंट का गवंडे जी, मिस्टर गवंडे नहीं है क्या? जी सर। तो ये समझ रहे, इसको समझ रहे हैं ना, ये इसी को, ये जो गुण है इनके आधार पर ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं। कि मान लीजिए आपके हाथ में आया और आपके हाथ को खुजली हो गई और जलन हो गई, तो जलन प्रतीक है अग्नि का। तो अग्नि जब जलन है तो अग्नि को घटाना पड़ेगा और जल को बढ़ा देना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगा। कहाँ करेंगे, उस जहां भी आपका वो है, ठीक है। सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल क्या है, वही वाला कि द्रव्य सूक्ष्म स्थूल दोनों है, दोनों समवाय है। कुछ उसमें अंदर सूक्ष्म गुण होंगे, कुछ स्थूल गुण होंगे। तो ये हमको पहचानना पड़ेगा और तब करना। शरीर स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म। देखिए शरीर क्या समवाय है ना, शरीर में आत्मा है, सूक्ष्म है, वो सारी चीज जान जाती है। शरीर स्थूल है, उतना नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म होने के बावजूद वो आत्मा चैतन्य है और शरीर चैतन्य नहीं है। तो उसी तरह आकाश का प्रसार और देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन चैतन्यता उसमें कितनी है, सूक्ष्म। आकाश कितना बड़ा है, लेकिन आत्मा बहुत दिखाई नहीं पड़ती, तब भी वो कितना जो है चैतन्य है। तो ये इस आधार पर भी हम लोग उपचार कर सकते हैं, ठीक है। पिच्छिल विशद, अब पिच्छिल क्या है, चिपचिपा, थोड़ा सा चिपचिपा हो, तो ये जल का है। पिच्छिल जो है जल का गुण है। तो पिच्छिल विशद दोनों, जल और पार्थिव में पृथ्वी का है विशद, अग्नि का है विशद, वायु का है विशद, तीनों का है विशद है, तीन का है, वायु का, अग्नि का और पृथ्वी का। और पिच्छिल जल का है केवल। तो पिच्छिल और विशद गुण माने जो कोई हुआ तो हमको उसके आधार पर भी उपचार कर सकते हैं कि भाई हमको कोई कितना पिच्छिल होना चाहिए, नाक निकलती है, जो श्राव होता है वो कितना पिच्छिल होना चाहिए, कितना साफ होना चाहिए। अगर वो उसमें नॉर्मली जो है थोड़ा सा वो हो, साफ हो और थोड़ा सा पिच्छिल हो तब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत पिच्छिल होने लगे तो आपको बीमारी का द्योतक होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना इसको? म्यूकस जो हमारा है, तो म्यूकस में कुछ पिच्छिल होगा। अगर म्यूकस पिच्छिल नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, तो कैसे भोजन को आगे बढ़ाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होगा, ऊपर से यहां से कैसे निकलेगा। तो उसको पिच्छिल भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन विशद क्या है, पारदर्शी और साफ। तो आंख से कीचड़
जैसे इसमें आंख बताएगा, अब जो शरीर में जो भी होता है, आंख की कीचड़ होता है, वो कुछ, वो नॉर्मली क्या होना था, नॉर्मली थोड़ा सा पिछल हो और साफ होना चाहिए, लेकिन यदि बहुत पिछल होने लगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी। उसी तरह इस जो सीमेन है, सीमेन जो होता है वो उसमें कुछ पिछल गुण होता है, लेकिन यदि बहुत साफ होने लगे तो गड़बड़, तो वो अपने गुणों को खो देगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को ये चिकित्सा में ये यूज होता है कि कौन द्रव्य कितना विशद है, कितना पिछल है। मृदु कठोर, तो मृदु कठोर क्या, कठोरता मृदुता क्या है, पार्थिव है तो कितना कठोर है, कितना आकाश महाभूत की मृदुता और खरता। देखिए मृदु कठोर माने क्या हुआ, कितना, मृदु माने दो तरह का हुआ, एक तो सॉफ्ट और एक आपको मीठा, दोनों चीजें मालूम है। तो जल का मृदु गुण है और आकाश का भी मृदु गुण है, मृदु आकाश भी है और मृदु जल भी है। जल मतलब मृदु माने सॉफ्ट भी है, मीठा भी है, और मृदु लेकिन वहां पर सॉफ्ट है वो केवल। ठीक है, तो कठोरता जहां कठोर होना चाहिए, हड्डियां माने जो क्या है, हड्डियां मृदु कठोर दोनों कॉम्बिनेशन में, वो हमें 30% हड्डियों में जल होता है, तो वो 70% कठोर होनी चाहिए और 30% मृदु होनी चाहिए। यदि वो बहुत अधिक कठोर हो गई तो उनको बोलते हैं मार्बल बोन, मार्बल बोन हो जाएंगी। और अगर बहुत अधिक मृदु हो गई, जल बहुत बढ़ गया, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्लियर, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया, ये सब उसी के है कि इतना मृदु हो गया कि उसमें छेद हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को मृद, और इसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट में इसको इनके गुणों के आधार पर करते हैं। द्रव सांद्र, अब द्रव माने क्या हुआ, द्रव माने जो होता है, जो लिक्विड है और जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो अधिक सरलता से बहता है। सांद्र क्या है, थोड़ा सा धीमा बहता है, थोड़ा धीमा बहता है, उसमें कुछ मिला होगा तो वो रहेंगे। तो अब सांद्र जो है, पृथ्वी के गुण सांद्र है और जल द्रव है, जल द्रव है, तो उसका सबका घनत्व है, घन माने घनत्व वो है कि वजन बटा आयतन, वजन डिवाइडेड बाई आयतन, वॉल्यूम, ये हमारा घनत्व कहलाता है। तो हर चीज का घनत्व है, आंख का जो कान का मैल है उसका घनत्व है, आपके मुंह से जो लार निकलती है उसका घनत्व है, आंख से कीचड़ निकलता है उसका घनत्व है, नाक निकलती है उसका घनत्व है। अब ये घनत्व में परिवर्तन होता है तो हम लोग समझते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू, वही जब वो जिसको बाद स्पर्म कहा जाता है, उसका भी सांद्र है, वो एक पर्टिकुलर वो है। यदि बहुत पतला हो जाएगा तो गड़बड़ है, और यदि बहुत कंसंट्रेट हो जाएगा तो भी गड़बड़ है। तो इन द्रवों के आधार पर हम लोग उसकी पहचान करते हैं। अब संयोग वियोग ये आ गया, संयोग वही हुआ, अभी आपको बताया ना, संयोग माने क्या हुआ, संयोग से ही सारी उत्पत्ति, सृष्टि की सारी उत्पत्ति हुई है। आत्मा परमात्मा का संयोग, आत्मा और शरीर का प्रयोग, शरीर जीव आत्मा तीनों का संयोग, मन आत्मा और शरीर का संयोग, इस संयोग के आधार पर ही पूरी सृष्टि का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसी तरह सारे संयोग माने एक, जब कोई चीज आप खाते हैं तो वो फिर एक क्रिया होती है, उस क्रिया फिर वो जा करके और वो फिर ऐड कर लेते हैं अपने को, वो जुड़ जाते हैं तो वो संयोग कर लेते हैं। तो ये संयोग उसका है। तो इस वाले में देखिए, संयोग का सबसे बढ़िया जो हमारे हैं, देखिए तमाम वो है संयोग माने सारे इसमें जितने भी है आपके सेल कई सेलों ने सहयोग किया, टिश्यू बन गया, कई टिश्यू ने सहयोग किया तो एक ऑर्गन बन गया, कई ऑर्गन ने किया सहयोग तो वो एक सिस्टम बन गया, कई सिस्टम ने सहयोग किया तो शरीर बन गया। उसी तरह ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय जितने भी आप जोड़ सकते हैं वो जोड़ लीजिए, सेल से लेकर ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय, उसकी ऊर्जा, सब सारे ग्रंथियां, सारे शरीर के अवयव, छोटे छोटे पार्ट्स, इन सबको मिल करके ही तो आप पूरा शरीर बना हुआ है। अब इसका दूसरा अर्थ समझिए कि संयोग सबसे बड़ा गुण किसका है, जो
ये वास्तव में सब द्रव्यों में, पहले बात समझ लीजिए, ये सारे संयोग सभी द्रव्यों में होगा, सभी द्रव्य संयोग करते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो माना गया है वो जल, जल संयोग करता है। जल जो है सबसे संयोग करता है और उसके संयोग के बिना काम नहीं बन जाता। ये संयोग का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि संयोग के आधार पर ही अंकों का इतनी वृद्धि हुई है और अनंत विचार तक गया हुआ है। ये कंसेप्ट वहां से आया हुआ है। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं वो इन्होंने वो संख्या के आधार पर, इसको भी समझ लीजिए कि इसको पढ़ लीजिएगा कि 0 से 9 तक के जो हमारी गिनतियां 10 हैं, उनमें सब में संयोग 0, 1, 2, 3, 9 तक है प्राथमिक संख्या। फिर 9 के बाद फिर 0 ऐड हो गया, फिर उसके बाद 1 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड, ये 0, 1, 2 फिर ऐड होते चले गए और पूरा यहाँ से लेकर असम जो है अनंत तक चला गया। तो वो अपना वो है। तो इसमें सबसे अधिक जो है संयोग का जल में माना गया है, क्योंकि जल जो है एक दूसरे संयोग करके और एक इमारत बना देता है। उसी तरह जल की संयोग करके वो आपको दो चीजों को जोड़ देता है। तो सबसे अधिक, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब में, सब द्रव्य में होता है, सब द्रव्य के सामान्य गुण है, लेकिन सबसे विशेष रूप में द्रव्य सामान्य में भी विशेष अगर कहा जाए तो वो जल का है। प्रथुगत, अब शरीर का जब सिस्टम है तो वो क्या करता है, जब निर्माण, हमारे शरीर में कोई निर्माण होता है कोई चीज, तो एक चीज से दूसरी चीज बनी और बनने के बाद जो वेस्ट है उसको तो निकालना है भाई। कोई भी प्रोडक्ट होगा तो पहले प्रोडक्ट बनेगा, उसका दूसरा एक और है बाई प्रोडक्ट बनेगा और तीसरा वेस्ट बनेगा। तो वेस्ट को निकालना है क्योंकि वेस्ट के गुण जो प्रोडक्ट है उससे डिफरेंट है, तो उनको निकालना है। तो यानी हमेशा हर द्रव्य के साथ ही होता है। तो इसलिए प्रत्येक तो सब द्रव्यों का गुण है, ऐसा नहीं कि केवल किसी पर्टिकुलर का है। लेकिन सबसे अधिक एक कण टूटेगा दूसरे से जुड़ेगा, फिर दूसरे से टूट जाएगा, फिर तीसरे से जुड़ जाएगा, ऐसे होता रहेगा। लेकिन सबसे अधिक किसका है, वायु का। वायु क्या करती है, यहां से लेकर बाहर चली जाती है। तो ये प्रतिकत्व गुण है। आपको देखिए इसमें बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। ऑपरेशन करने में उसको निकाल देते हैं ना, आपको निकल नहीं पाए तो निकाल दिया, वेस्ट है तो स्टूल बाहर निकल गया, यूरिन बाहर निकल गया, आपका त्वचा से आपके स्वेद ग्रंथियों ने निकाल दिया बाहर, ये सब उसके नाक ने निकाल दिया, आंख ने निकाल दिया, सारी चीजें निकाल दिया। यानी और न निकाल सके तो हमारे पास आयुर्वेदिक हमारे सिस्टम है और एलोपैथिक सिस्टम में ऑपरेशन है, उन्होंने काट के निकाल देते हैं, पूरा अंग ही निकाल दिया, सर्जरी। लेकिन हम लोग यहाँ ये है कंसेप्ट, ये समझना ये है कि ये गुण किसका है, उसके माध्यम से हम उसको अपने पॉइंट्स को लगा सकते हैं। सबसे अधिक जिसमें होगा हम उसको यूज कर लेंगे। और सब पढ़िएगा इसको। विभाग है, विभाग क्या काम करता है, जब कभी मेटाबॉलिज्म जो कैटाबॉलिज्म जो ब्रेक होता है तो एक चीज से दूसरी चीज ब्रेक होती है। तो वो ब्रेक अगर उसी गुण वाली चीज में हुई तो वो विभाग है। ब्रेक होने के बाद जो बनी उसका गुण वही है तो विभाग है। यानी दोनों में अंतर नहीं। तो एक अणु, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा, तीसरे सेल से जुड़ा, ये सब क्या करें, विभाग है। यही अलग अलग माने सेल हो गए तो एक गुण जो सेल का गुण है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल जुड़े और सेल मल्टीप्लिकेशन भी होती है। और तो मल्टीप्लिकेशन माने क्या हुआ कि एक सेल अपने दूसरे आदेश देता है न्यूक्लियस कि आप अपना सेल बना लीजिए। तो वो जो बनाता है वो उसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो इसी सेल की होती है, जो इस सेल में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है जितने हैं ऐसा ही दूसरा बन जाता है। तो ये इस तरह का अगर कोई होगा तो वो सेपरेशन जब भी होगा तो विभाग हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन होने के बावजूद वो जब एक सेल दूसरे से अलग होगा तो विभाग के रूप में होगा, उसमें सब सारी गुण वही होंगे। ये कंसेप्ट है। अस्थि तंत्र में देखिए 206 लिखा हुआ है, तो वो सब क्या है, सारे जुड़े हुए हैं और वो उनको अलग करेंगे तो उसमें एलिमेंट वही होगा, जो द्रव्य है वही होगा। इस रूप में उन्होंने कहा गया। ठीक है, वो तमाम उसके विभाग हैं। आप आर्टरी से गई, फिर उसके बाद आयोटा से गई,
फिर आर्टरी बनी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बना, फिर कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज से जो है आगे आकर के फिर वेन्स बनी, फिर वेन्यूल्स बने, फिर वेन्स बनी, फिर वेना कावा बनी और फिर आ गया। तो वो सब, ये सब पार्ट एक एक पार्ट है, उसी विभाग है, यानी उसमें कैरेक्टर में यानी गुण में कोई अंतर नहीं। ठीक है। युक्ति, युक्ति का अर्थ है औषधि। क्या हम कौन स्टैंडर्ड, युक्ति मतलब औषधि, और कौन सी औषधि, स्टैंडर्ड औषधि, ये इस रोग में कौन सी चीज हमको देनी चाहिए जो हम, हमारे यहाँ क्या औषधि, हमारी औषधि है एक्को पॉइंट्स और उन पे लगने वाले हमारे कलर, हमारे सीड्स और हमारे मैग्नेट। तो वो क्या करते हैं, उस चेतना को, जो शरीर के अंदर चेतना है उसको जगाते हैं, उसको स्टिमुलेशन करते हैं, और ये वही, उसी को हम लोग युक्त कह सकते हैं, स्टैंडर्ड है। यानी हमको अगर मालूम है कि हमारा किसी ऑर्गन को हमको घटाना है और वहां कोई अवरोध आ रहा है, तो हम अगर ये कहें कि 4 5 6 8 3 6 2 0 2 9 6 8, तो ये हमारा युक्ति है, ये स्टैंडर्ड हमारा प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन सकता है प्रोवाइडेड कि वो कुछ पे लागू किया जाए और उसके रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आया है यहां से। पर अपर, फिर वही पर अपर का है, जो पर है वो अपर है, ये कंसेप्ट में है। तो अब आज आप बहुत करीब हैं, कल को अपर हो सकते हैं, किसी की व्यक्ति से आपको बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे ठीक लग रहे हैं, कुछ दिन बाद आप उससे अलग हो जाते हैं, तो वो अपर हो जाता है। पहले अपर था, वो फिर पर हो जाता है, पराया। पर माने पराया, यहाँ के संदर्भ में आयुर्वेद में दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ अर्थ जो है पर अपर का मतलब, पर माने पराया और अपर माने पराया नहीं, जो अपना है। तो बस ये कंसेप्ट है। पर आत्मा के संदर्भ, अपर आत्मा के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, और पर को तम के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जो नजदीक है, आज आपके मित्र है, कोई नजदीक है, लड़ाई हो गई, दूर हो गया। उसी तरह कोई अगर एक व्यक्ति बिल्कुल दूर, एक लीनियर लाइन बना दीजिए, तो जो सबसे सिरे पर होगा वो बहुत दूर होगा, लेकिन मान लीजिए अगर उसको गोला बना दीजिए तो वही व्यक्ति सबसे करीब हो जाएगा। उसी तरह आप हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग कैसे पर अपर हैं, हम लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एक संस्था से जुड़े हुए हैं, और आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग, आप अपने पड़ोसी की तुलना में हमसे अधिक अपर हैं, हमारे अधिक करीब हैं। कंसेप्चुअल अलग है, कंसेप्ट अलग अलग है। उस रूप में देखिए तो बगल में तो है, वो आपके सबसे करीब है, लेकिन आप हमसे जुड़े हुए हैं, वो उससे जुड़े नहीं है। इस अवधारणा पर आपका जो कोई आपका मित्र है, घर परिवार सदस्य है, आपसे करोड़ों मील दूर पर है, और आपके बगल का पड़ोसी आपके बिल्कुल 100 मीटर पर है, लेकिन पड़ोसी आपके काम नहीं आता, वो बाहर वाला तुरंत में काम आ जाता है। तो ये पर अपर की अवधारणाएं ऐसे ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। संख्या परिमाप वही है कि कैसे हम लोग नापें, पूरे सृष्टि को कैसे नापा जाए, उसके लिए कोई संख्या परिमाप होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग कोई कैलकुलेट, कोई आवृत्ति कितनी बार होती है, अगर हमने कहा कि हर चीज, पूरे संसार की चीजें सब बिल्कुल वो है, तय है कि इतना ठोस का ये होगा, द्रव का ये होगा, गैस का ये होगा, उसी तरह ये होगा कि आपके शरीर, आप कितनी बार यूरिन जाएंगे, आप कितनी बार, आप कितना भोजन खाना चाहिए, आपके शरीर का स्टमक का आयतन कितना है, 1.5 से लेकर 2 लीटर तक। तो आप कितना भोजन करेंगे, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपके शरीर के स्पाइनल कॉर्ड कितनी लंबी, ये सब तय है। उसी तरह तय है कि आप 12 महीने होंगे, पूरे साल भर में 365 दिन होंगे, एक हफ्ते में 7 दिन होंगे, सब चीज तय है। वर्षा इतने महीने होगी, जाड़ा इतने होगा, इतने महीने, ये सारे कैलकुलेशन है। 2 महीने जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 मतलब जो ऋतुएं हैं उनके आधार पर भी जो 6 षड ऋतुओं की बात है, वो भी सब इसी में। तो यानी सारी चीजें, दूरी से लेकर के कुछ भी, आपको समय को नाप सकते हैं, आपको स्पेस को नाप सकते हैं, कि कोई ऐसी इकाई नहीं जिसको हम नाप नहीं सकते। तो वो ये कंसेप्ट वहां से आया। तो अब इसमें अगर आपको कहीं गड़बड़ी होगी तो उसमें नहीं जगेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी।
ये उनका कहना है कि अगर मान लीजिए आप यूरिन जाते हैं 5 बार और आप 10 बार जाने लगे तो प्रॉब्लम आ गई, आप नहीं जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही। स्टूल आप पास करते हैं 2 बार, अगर कई बार जा रहे हैं तो आप कहें कि हमारा डायरिया हो गया, आप नहीं जा रहे तो कहें कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये जो है ये पैमाने बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना फंक्शनल है। अब ये चक्रिका बनाई गई है। अब ये इस चक्रिका में देखिए महत्वपूर्ण क्या है, बस वो जान लीजिए। गवंडे जी, इसको पहले आपने पढ़ा है ना, अब आप इस बार पढ़िए, देखिए बता रहे हैं 3 हमारी ऊर्जाएं हैं, वात पित्त कफ। तो हमको 24 घंटों में 3 भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8। क्लियर। अब यहाँ 8 से शुरू करिए, तो इन्होंने 12 बजे से लेकर के 8 बजे, 8 बजे से लेकर 4 बजे और 4 बजे से लेकर 12 बजे 3 बना दिया। क्लियर, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट वात पित्त कफ। अब पहला वात का 12 बजे से लेकर जो हमारा समय हुआ 8 बजे, 8 घंटे का, वो वात का हो गया। फिर 8 बजे से 4 बजे तक का समय हुआ पित्त का हो गया। फिर 4 बजे से समय 12 बजे रात का हो गया कफ का। अब हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, तीन व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा भाई पहले तो मैं वात में आता हूं, पित्त बाद में आता है और कफ बाद में आता है। उनका कोई बात नहीं, आपके एरिया में हम, क्योंकि हमारा शरीर सभी द्रव्यों से बना हुआ, यही तो कंसेप्ट है। हमारा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा सबसे बना हुआ है ना। वैसे ही उस वो इसमें वात पित्त कफ में भी तीनों बल होंगे। तो उनको समय दे दिया गया कि भाई ठीक है, जो जिसका घर है उसको अधिक घंटे दे दीजिए। तो 8 घंटों में डिवाइड किया गया कि जो पहला आएगा, जो जिसका होगा उसको 4 घंटे देंगे, शेष 2 को 2-2 घंटे दे देंगे। तो जब पहला 12 बजे से 8 बजे तक आया तो वात का समय था, तो वात में वात पहले आता है, तो वात में वात, तो उसको दे दिया गया 4 घंटे। फिर वात में पित्त को 2 घंटे, फिर वात में कफ को 2 घंटे। अब जब 8 बजे से सवेरे से 4 बजे शाम का समय आया तो हुआ भाई पित्त तो बिल्कुल बीच में है, तो पहले पहले पित्त में वात आया 2 घंटे, फिर पित्त में पित्त आया 4 घंटे, फिर पित्त में कफ आया 2 घंटे। फिर अगेन क्या हुआ, अगेन जब 4 बज गया तो 4 बजे के बाद 12 बजे का समय आया, तो उसमें कफ का समय था। तो पहले आया कफ में वात, तो कफ में वात है तो उसको 2 घंटे, फिर कफ में आया पित्त 2 घंटे, फिर कफ में आया कफ 4 घंटे। इस तरह नियम और न्याय की अवधारणा पर यह किया गया। इससे राहत वो मिली क्या कि जो सवेरे जब है, जब वात में कफ होगा, देखिए वात में कफ होगा तो क्या है, वात में कफ माने लुब्रिकेशन। तो इस समय मूवमेंट आप स्टूल पास करेंगे तो कफ चाहिए ना उसके लिए, स्टूल पास करने के लिए, स्मूथनेस के लिए, तो वात में कफ, इसलिए स्टूल पास करने का समय 6 से 8। फिर पित्त में पित्त देखिए 10 बजे से 2 बजे, भोजन का समय 10 बजे से 2 बजे। इसमें पित्त में पित्त करेंगे तो पाचन के लिए जिम्मेदार है। और लास्ट में देखिए कफ में कफ 8 बजे से 12 बजे रात। तो यानी अगर 8 बजे से सोने की तैयारी करेंगे तो ये आपको कफ में कफ माने तंद्रा, तो तंद्रा माने आप सोने की तैयारी करिए। तो ये फिर और सब अलग है। वात में वात जो है, पहले ऋषि मुनि 4 बजे जग जाते थे तो वो अपना संध्या वंदन करते थे, कुछ चिंतन करते थे, वो सब अलग कंसेप्ट है। लेकिन ये मेन जो है आपको सोने का समय, खाने का समय, सबका समय फिक्स हो गया। तो ये वही उसमें लिखा हुआ है कि जब आप भारीपन लगे तो वो भारीपन माने कफ। अभ्यास संस्कार, अब अभ्यास संस्कार को हम लोग इस तरह माने कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जो हम जा रहे हैं वो अभ्यास है, हम डेली कोई काम कर रहे हैं वो अभ्यास है। लेकिन संस्कार माने क्या है, संस्कार माने केवल ये इतना नहीं है कि जो अगर स्कूल जा रहे हैं तो हम 2 घंटे जा रहे हैं, 4 घंटे जा रहे हैं, 2 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। हमको चाहिए कि
संस्कार में अपने गुणों में परिवर्तन कर लाए। अगर हम बहुत अधिक नियम से कोई काम कर रहे हैं तो केवल उस गुण को ही धारण न करें, बल्कि कुछ और अन्य गुण हमारे अंदर आ जाए जो संस्कार को सृष्ट करे। गुण में जो मानव के जो गुण है, मानवोचित जो गुण है। अभ्यास तो ये हो गया कि हम स्कूल जाते हैं, डेली जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम डेली टहलने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम डेली, लेकिन अगर डेली टहलने से, अच्छे लोगों से मिलने से हमारे गुणों में परिवर्तन होता है, हम और अधिक सत्यवादी हो जाते हैं, और अधिक दयावान हो जाते हैं, और अधिक उदारवादी हो जाते हैं, और अधिक सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो ये हमारा एक अभ्यास से एक्स्ट्रा गुण है जो संस्कार में परिवर्तित हो रहा है। तो ये संस्कार को आप इस रूप में मानिएगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है। और तो आप पढ़िए, कोई वो नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि ये क्या है, और अधिक संस्कारी माने और अधिक गुणों को अपने में आत्मसात करना, सत्व गुण की स्थापना। देखिए यहां लिखिएगा, मानस में मतलब मन जो है, मन के रोग में रज और तम हमारे रोग हैं, और सत्व जो हमारा गुण है, इस सत्व गुण की अगर स्थापना हो रही है तो उसमें बहुत से ऐसे गुण होंगे जो आपको संस्कारी बना देंगे। ठीक है? समवाय हम लोग पढ़ चुके हैं कल। तो मिस्टर संजय जी, शीतल मैडम, ये सब समझिए, जो ये बात सुनिएगा। इसके पहले भी तमाम आपको मिलेंगे वीडियो। जी सर। उन वीडियो को भी आप सुन सकते हैं, और इससे पढ़िए, समझिए। जहां अभी आपको समझ में कहीं ना आए तो आप लोग ग्रुप में जरूर डालिए। हम लोग ग्रुप में प्रस्तुत हैं, कोई चीज होगी तो हम लोग जरूर डालेंगे। तो खेमका सर के हम लोग पुनः याद कर रहे हैं, और उनके उन्हीं गुणों को हम लोग याद करेंगे, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान को बढ़ाना भी है, अपने ज्ञान को बढ़ाना भी है, दूसरे ज्ञान को बढ़ाना भी है, ट्रांसफर करना है ज्ञान को, और ज्ञान को रोकना नहीं है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग उनके इसी कथन को याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो बंद करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir.